आज हमारे पास CS101 का मॉड्यूल नंबर 86 है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एल्गोरिथम की फार्मल डेफिनेशन बताई गई है। तो एल्गोरिथम की फार्मल डेफिनेशन क्या है? एन एल्गोरिथम इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ अनएम्बिगियस एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स दैट डिफाइंस टर्मिनेटिंग प्रोसेस। हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो ऑर्डर सेट होना चाहिए इन एम्बिगियस का, एग्जीक्यूटेबल स्टेप उसमें होना चाहिए और टर्मिनेटिंग प्रोसेस होना चाहिए। तो ये वाली जो फार्मल डेफिनेशन है ये लाजमी आपने याद करनी है। उसके बाद ये आर्डर वर्सेस सीक्वेंस में बताया गया है आर्डर क्या होता है और सीक्वेंस क्या होता है। तो आर्डर ये बता रहे हैं वेल इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आर्डर ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। तो आर्डर क्या है? हमारे पास जो कमांड होती है उनको एक तरतीब में लिख देना, इसको एक आर्डर कहा जाता है। और सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस उन आर्डर को एक नंबरिंग दे देना, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। उसके बाद हमने एक टर्म फार्मल एल्गोरिथम की फार्मल डेफिनेशन में एक टर्म इस्तेमाल की है, एग्जीक्यूटेबल। तो एग्जीक्यूटेबल से क्या मुराद है? एग्जीक्यूटेबल से मुराद ये है कि उसमें जितनी भी कमांड हैं वो एग्जीक्यूट हो सकें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताई गई है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर की एक हमें लिस्ट बनानी है। तो ये तो हमारे पास ख़त्म ना होने वाला प्रोसेस है ना। जितनी भी इंटीजर हम लिखते जाएंगे 1 2 3 4 अब आगे चलते जाएंगे, तो ये ख़त्म ना होने वाला प्रोसेस है, तो ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो हमारे पास जो हमारे पास कमांड होनी चाहिए वो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। उसके बाद अनएम्बिगियस की यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है, द इंफॉर्मेशन इन द स्टेट ऑफ प्रोसेस। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोसेस के मरहल में होती है, मस्ट बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन यूनिकली एंड कम्प्लीटली द एक्शन रिक्वायर्ड बाय ईच स्टेप। तो उसके लिए हर स्टेप के लिए हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसको हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकें। उसके बाद टर्मिनेटिंग प्रोसेस से क्या मुराद है कि इनको हमारा जो प्रोसेस है वो किसी न किसी लम्हे पे टर्मिनेट होना चाहिए। उसके बाद ये मॉड्यूल नंबर 87 है हमारे पास, एल्गोरिथम का ये टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है और अब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ एल्गोरिथम बताई गई है। तो यहाँ पे दो मेन चीज़ें हैं, एल्गोरिथम और रिप्रेजेंटेशन। तो एल्गोरिथम और रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, एक एग्जांपल में बताया गया है एक स्टोरी है और एक बुक है। ठीक है, अब देखिए एक स्टोरी जो होती है वो बुक के अंदर भी स्टोरी ही होती है, लेकिन बुक जो होती है वो स्टोरी की एक बेहतरीन किस्म की एक जामे शक्ल होती है। तो हमारे पास जो स्टोरी होगी उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास एल्गोरिथम है। और हमारे पास जो बुक होगी, बुक को हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यानी कि स्टोरी को बुक की शक्ल में लिख देना, तो ये मुराद होगी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। तो स्टोरी जो होती है वो अब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, और जो बुक होती है वो स्टोरी की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये चीज़ आपको समझाने वाली थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अ सिंगल एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी वेज। हमारे पास जो एल्गोरिथम होता है उसको हम कई एक तरीक़ों से लिख सकते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक एल्गोरिथम था, मेक अ कप ऑफ टी। तो हर बंदे का अपना अपना प्रोसेस होगा, हर बंदा अपने तरीके से लिखेगा, तो हर किसी का एल्गोरिथम जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब यही है कि सिंगल एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी वेज। उसके बाद यहाँ पे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला लिखा गया है, F = 9/2 × C + 32। तो अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर हो तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करके सी में जहाँ पे सी लिखा हुआ वहाँ आपने जो आपके पास सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होता है वो रिप्रेजेंट करना है और इसको सिंप्लीफाई करके आप फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये आप प्रोग्राम इस
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो हमारे पास एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो एल्गोरिथम की रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंपली आप ये कह सकते हैं। और उसके बाद ये क्या है जी, द टर्म प्रोग्राम यूजली रेफर टू फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम डिज़ाइन फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद अ प्रोसेस आर रेडी टू बी एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। तो ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, तो बाकी इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मॉड्यूल 88 में हमारे पास प्रीमिटिव्स का टॉपिक शुरू हो रहा है। तो प्रीमिटिव्स क्या चीज़ होती हैं, ये हमारे पास आप ये समझ लें, हमारे पास ये इशारे होते हैं। तो ये कैसे इशारे होते हैं, इसको आगे जाके हम देखते हैं। तो हमारे पास जनरल लैंग्वेज यहाँ पे कुछ बताई गई है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। तो ट्रेडिशनल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आम तौर पर कुदरती तौर पर बनाई जाती हैं, जैसे इंग्लिश है, स्पेनिश है, रशियन, जापानी, ये एग्जांपल दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं उर्दू, पंजाबी, पश्तो, तो कोई भी आप ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हमारे पास ट्रेडिशनल लैंग्वेज हैं। लेकिन इनमें क्या चीज़ है, इनमें हमारे पास जो एक वर्ड होता है उसका एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हम हमारे पास एक वर्ड का एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है। और यहाँ पे कोई चीज़ बताई गई है कि पिक्चर ऑफ लैंग्वेज, तो पिक्चर लैंग्वेज ऑफ पिक्चर, लैंग्वेज ऑफ पिक्चर जो है वो भी हमारे पास ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। और दूसरी हमारे पास कौन सी है, दूसरी हमारे पास है प्रीमिटिव्स, या इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास जो सेंटेंस होता है उसका जस्ट एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हमारे पास एक वर्ड का एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वर्ड का जस्ट एक प्रीमिटिव का एक ही मीनिंग होगा। अगर उससे ज़्यादा मीनिंग दोगे तो हमारे पास वो कमांड कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, ईच प्रीमिटिव हैव वन सिंटैक्स एंड ईच प्रीमिटिव हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 89 में हमारे पास जीटो कोड हमारे पास बताए गए हैं। तो जीटो कोड क्या चीज़ होती है, अ फॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फेवर ऑफ लेस फॉर्मल मोर इनिशिएटिव नेशनल सिस्टम नाउन एज जीटो कोड। तो जीटो कोड क्या होती है, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन होती है। और जीटो कोड इज नेशनल system in which ideas can be expressed informally during the algorithm development process। तो algorithm की development के दौरान हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मली तौर पर एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको हम जीटो कोड कहते हैं। One way to obtain जीटो कोड is simply to loosen the rule of formal programming language। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, हमारे पास टू particularly पॉपुलर चॉइस और लूज वेरियस ऑफ द लैंग्वेज आर अल्गोल एंड पास्कल। तो इन दो नाम आपने याद रखने, अल्गोल और पास्कल, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास सी लैंग्वेज है, जावा है। इस किस्म की जो लैंग्वेज होती हैं वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। उसके बाद जीटो कोड मस्ट हैव कंसिस्ट कॉन्शियस नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिकर्निंग सेमेंटिक स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ है। उसके बाद जीटो कोड स्ट्रक्चर डायरेक्टली फॉलो द इक्विवेलेंट पैथन असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो जीटो कोड डायरेक्टली फॉलो करता है पैथन असाइनमेंट स्टेटमेंट को। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास इफ़ एल्स की कंडीशन है, तो इसको मज़ीद जो आने वाले लेक्चर हैं उनमें मज़ीद तफसील से समझ लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट इफ़ इसकी स्टेटमेंट दी गई है। इफ़ हमारे पास इफ़ लिखते हैं, आगे कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी होती है कि उसके बाद एल्स, अगर वो एक्टिविटी अगर ठीक नहीं होती तो फिर हमारे पास सेकेंड एक्टिविटी आ जाती है।
तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल बताई गई है फैल्स की, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होगा लीप ईयर कौन सा होता है। लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें हमारे पास 366 डेज़ होते हैं। नॉर्मली हमारे पास हर साल में 365 डेज़ होते हैं, लेकिन लीप ईयर हमारे पास 366 डेज़ होते हैं। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट इस तरह होगी, इफ़ आगे हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी ईयर इज़ लीप ईयर, तो हमारे पास डेली टोटल क्या होगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा 366। तो आगे एल्स आ जाएगा, तो एल्स में हमारे पास अगर लीप ईयर नहीं है तो हमारे पास डेली टोटल आ जाएगा 365। इस बार मॉड्यूल 90 में हमारे पास हाइल स्ट्रक्चर है। तो हाइल पहले हमने पढ़ा है एल स्ट्रक्चर, तो हाइल स्ट्रक्चर, तो एल यहाँ पे है हाइल स्ट्रक्चर। तो हाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब तक हमारे पास अच्छा एल्स और हाइल स्ट्रक्चर में मेन फ़र्क क्या है। एल्स में हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है जस्ट उसका उलट अगर हो तो वो हम हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है। और हाइल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होती है, जब तक उसकी तमाम शराइत पूरी नहीं हो जाती तब तक वो हमारे पास स्टेटमेंट चलती रहती है। तो यहाँ पर आपको इसकी समझ नहीं आनी, यहाँ पर आप जैसे इसकी डेफिनेशन देख लें, जब तक आगे जाके इसको जब हम यूज़ करेंगे तब आपको इसकी समझ आएगी। Another common systematic structure is repeated execution of statement or sequence of statement as long as some condition remain true। तो जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हमारे पास ये जो एग्जीक्यूशन है वो रिपीटेड होती रहती है। तो आने वाले जो लेक्चर हैं उनमें हमारे पास हाई जो कमांड है हाई स्ट्रक्चर वो यूज़ होगा। तो अब आपको वहाँ जाके इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी।